तब मत बोलना कुछ। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है और 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा आयोजन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। और कुल मिलाकर के इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने जा रही है। और अभी तक की जो स्थिति है उसमें 150 सिविल सोसाइटीज ने इस यात्रा का समर्थन करने की घोषणा की है। इस जो सामाजिक संगठन है इनके समर्थन के केंद्र बिंदु में है योगेंद्र यादव, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, संयोजक रहे हैं। और याद हो आपको कि पिछली बार यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन, कांग्रेस के खिलाफ बोलने में योगेंद्र यादव आगे रहे थे। लेकिन इस बार योगेंद्र यादव और उनके तमाम सामाजिक संगठनों के लोग इस बार इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस ने इस यात्रा के माध्यम से महंगाई पर सरकार को घेरते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया है। और पूरा कार्यक्रम इस यात्रा का घोषित हो गया है। जो टैग लाइन है, लोगो है, वो भी घोषित कर दिया गया है। और बड़े पैमाने पर इस यात्रा को शुरू करने जा रही है कांग्रेस। 7 सितंबर को श्री रंबदूर स्मारक पर राहुल गांधी श्रद्धांजलि राजीव गांधी को यहीं पर आतंकवादियों के हाथों हत्या हुई थी राजीव गांधी की, और वहां पर ध्यान लगाएंगे। इसके बाद में कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत है। तो ये पूरी यात्रा महंगाई पर सरकार को घेरते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से 5 सितंबर को 32 शहरों में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। राहुल गांधी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न आंदोलन से जुड़े चेहरों को भी साथ लिया है इस यात्रा में। उनके साथ एक बैठक हो चुकी है। और राहुल गांधी का ये मानना है कि उन्होंने सभी लोगों से यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। तो सरकार के कार्यक्रमों से खुश नहीं है, सरकार के नीतियों से खुश नहीं है। खासतौर से नफरत फैलाने वालों के अलावा सभी का यात्रा में स्वागत है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि नफरत फैलाने वालों के अलावा सभी का यात्रा में स्वागत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2500 किलोमीटर की यात्रा होगी। ये 7 सितंबर से शुरू होगी, 5 महीने चलेगी, 14 प्रदेशों से होकर के गुजरेगी। तो ये बड़ा जनसंपर्क अभियान है कांग्रेस का। और राहुल और कांग्रेस दोनों के भविष्य के लिए ये यात्रा बड़ी अहम बताई जा रही है। कुछ और जानकारियां भी इस यात्रा के माध्यम से चल करके आ रही हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि नफरत के माहौल के खिलाफ है ये यात्रा। डीएमके और एनसीपी जैसी पार्टियों ने अपने अपने राज्यों में यात्रा का स्वागत करने की घोषणा की है। 3 तरह के यात्री होंगे इस यात्रा में। एक भारत यात्री, 100 पदयात्री वे होंगे जो पूरी यात्रा में साथ रहेंगे। अतिथि यात्री 100 वे होंगे जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है, उन स्थानों से 100 यात्रियों को शामिल करके, 100 लोगों को शामिल करके उन्हें अतिथि यात्री का नाम दिया गया है। और इसी तरीके के वे लोग जो प्रदेश यात्री कहलाएंगे, जिस प्रदेश की यात्रा गुजरेगी उस प्रदेश के 100 लोग इस यात्रा में होंगे। राहुल गांधी ने यात्रा में समय देने की घोषणा की है, यात्रा में साथ रहेंगे। और अगर कहीं किसी समय किसी इस यात्रा में को छोड़ते हैं तो वो वहां से फिर से यात्रा शुरू करेंगे। इस तरह की घोषणा पहले से की गई। तो ये 29 अगस्त को 22 शहरों की कॉन्फ्रेंस होगी।
जिसमें दिल्ली का नारा बुलंद किया जाएगा और इसके बाद में 5 सितंबर को 32 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये इस यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने घोषित की। तो हम आज चर्चा इस बात को लेकर के करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस शुरू करती है, इस बात को लेकर क्या कांग्रेस उस तरह का माहौल फिर से बना पाएगी जैसा माहौल 2014 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बना था? क्योंकि जिस तरह से योगेंद्र यादव और तमाम समाज सेवियों को 150 सिविल सोसाइटी कांग्रेस बात कही है, एक बैठक भी हो चुकी है इन संगठनों के साथ में, इन सामाजिक लोगों के साथ में। तो ये जो माहौल कांग्रेस क्रिएट करने जा रही है और महंगाई के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ये माहौल क्रिएट करने जा रही है, जिसमें योगेंद्र यादव, अरुणा राय, सईदा हमीद जैसे समाज सेवी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने इन तमाम से लोगों ने जो 150 सिविल सोसाइटी से संबंधित हैं, उन्होंने इस यात्रा को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। मिले कदम जुड़े वतन, ये टैगलाइन है इस यात्रा की। तो ये जो यात्रा शुरू होने जा रही है, इससे राजनीतिक माहौल कांग्रेस बनाने जा रही है। लेकिन क्या स्थितियां बनेगी, क्या जिस तरह का माहौल 2014 में इन तमाम से लोगों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बनाया था, कि आप वैसा माहौल कांग्रेस बना पाएगी मोदी सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर के? और जैसा कि कहा है कि राहुल गांधी ने कि नफरत फैलाने वालों के अलावा सभी का इस यात्रा में स्वागत है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज मिश्रा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, और सुशील कश्यप हैं आज की डिबेट में हमारे साथ में, जो सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। तो ये पैनल है आज की डिबेट का। हम शुरू करते हैं, वरुण त्रिपाठी आपसे शुरू करते हैं। क्या इस तरह का माहौल इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस बनाने जा रही है? क्या क्या हाइलाइट्स हैं यात्रा के, और किस तरह से कांग्रेस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास बनाने जा रही है? क्या क्या हाइलाइट है, किस तरह से कांग्रेस आवाज को करती है जी? देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, ये साहब 150 सिविल सोसाइटी इसका समर्थन कर रहे हैं, और साहब ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रही है। और आप ये देखिए कि 7 सितंबर से 2022 से साहब शुरू होगी, और इसका जो रोड मैप है वो, इसका डिस्टेंस है लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा। इसमें 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो साहब अपने आप में ये बहुत लंबा दौर है, और अभी तक की बहुत लंबा जो रोड मैप जो इन्होंने तैयार किया है वो काफी लंबे समय के लिए है। और आप ये देखिए, तमिलनाडु से साहब 7 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस ने जो महंगाई के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दे को जो उठाया है, सत्यता है साहब, इतने बड़े पैमाने पे साहब बेरोजगारी और महंगाई, आप देखिए कि 2014 में साहब सामाजिक कार्यकर्ता जिस तरीके से साहब रामदेव अन्ना हजारे, केजरीवाल जी और मेगा पाटेकर साहब, इन्होंने कितना बड़ा एक आंदोलन साहब तैयार किया था, किस तरीके से वर्तमान की उस समय कांग्रेस सरकार को साहब घेरा गया। और लोकपाल और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनके लिए आगे बढ़ चढ़ के साहब भाजपा ने उसकी अपनी पीठ थपथपाई, और साहब बहुत बड़ा मैंडेट लिया इन लोगों को आगे करके। तो कहीं ना कहीं आज लोकपाल का मुद्दा बिल्कुल धरातल पे कहीं दिखता नहीं है साहब, उस पर कोई सत्ताधारी नेता साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, अग्निवीर हो, महंगाई हो, व्यापारी हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार बिल्कुल साइलेंट है। बिल्कुल सही कहा कि साहब अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े रहे साहब स्वराज इंडिया में साहब प्रेसिडेंट थे साहब योगेंद्र यादव, इन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उस समय साहब इन्होंने कांग्रेस का साहब विरोध किया था, कहीं ना कहीं नीतियां साहब गलत रही होंगी, इन्होंने साहब उसका विरोध किया। ठीक है, सत्ता में हम थे, विपक्षियों का यह कार्य होता है साहब विरोध करना और सत्ताधारियों को कहीं ना कहीं उनकी कमियों के लिए आईना दिखाना। अरुणा राय जी हो, मजदूर किसान शक्ति संगठन साहब चलाती हैं, और किसी भी कहना चाहिए
किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं। उनका चेहरा एक जाना माना राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय पटल पे साहब उन्हें जाना जाता है। तो तमाम 150 सिविल सोसाइटीज ऐसी हैं कि जो अपने आप में कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन और सामाजिक आंदोलनों से साहब जुड़ी नहीं। तो इस समय वर्तमान में जो हालात है देश को साहब बांटने और तोड़ने के खिलाफ जो शक्तियां हमारे दल के साथ आना चाहती हैं और देश को बचाना चाहती हैं, कांग्रेस पूरी तरीके से ये इस यात्रा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ाएगी। और जनता के जितने भी मुद्दे हैं साहब, उसके लिए पूरा भारत भ्रमण करने जा रही है। और आम जनमानस को जब वर्तमान में जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे हमारी आवाज, हमारी पार्टी की आवाज कितनी भी दबाई जाए, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं, निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। बोलते रहा करो, जब हम हट गए किसी कारण से तो हाँ तो तुम खत्म कर दिया इतनी देर में। ये ध्यान रखा करो कि तब तक रेगुलर रखो। जी बोलिए। जी भाई साहब, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग कहीं रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कभी संकट यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं पर युद्ध यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं सभी पार्टियों से कहना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी एक ऐसी यात्रा निकालिए जो पैदल यात्रा हो। आपने कह दिया कि 3500 किलोमीटर, क्या हम पैदल चलेंगे या हम सवारी से चलेंगे? बताएंगे विवेक जी। पैदल यात्रा के देख लीजिए भाई साहब। मैं एक और दूसरी बात बताऊंगा कि आपने योगेंद्र यादव जी का आज से लगभग 3 साल पहले के भी भाषण सुने होंगे कि कांग्रेस के पक्ष में बोलते थे या कांग्रेस के विपक्ष में बोलते थे, आपने सुना भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि अगर ये लोग आपकी इस समय अगर बुराई करते हैं या भलाई करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ उन्होंने छिपा लिया है। कि वो उन्होंने, आज मैंने एक स्टेटमेंट उनका सुना था कि उन्होंने अपनी शर्तें रखी थी। अभी कोई आप क्लियर नहीं समझिए कि योगेंद्र यादव जी आप कांग्रेस के साथ में जा रहे हैं। उन्होंने आज बोला है कि अभी क्लियर नहीं है कि ये मैं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, उन्होंने शर्त अपनी रखी है कि मैं शर्त रखी जाएंगी, हम जो है वहां पर जाकर के बैठेंगे। आप शर्त क्या रखोगे भाई? आप अगर जनता के हित की बात करते हो तो आप शर्त रखने की बात क्या है कि आप जनता के बीच में आइए, आप शर्त रखने की बात, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं अपना। आप एक चैनल पर आप दे रहे हो कि मैं अपने शर्त रखने के बाद में हम कांग्रेस के साथ में जाएंगे। आप जो है, अब देखिए आज भाई साहब मुझे अभी पता लगा है कि हमारे सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अभी जो है सावधान यात्रा निकालने जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो फर्रुखाबाद में भी आएगी। आप देख लीजिए सावधान यात्रा का मतलब क्या है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि गरीब शोषित वंचित वर्गों के लिए आप शिक्षा फ्री कीजिए, अनुमान आप बिल्कुल बराबर एक समान इनको कर दीजिए। अब भाई उनका एक सिद्धांत है, आप लेकर चलिए। जो वो लगभग सरकार में थे तब भी मांग रहे थे, सरकार में नहीं है तब भी मांग रहे हैं। सिर्फ भाई एक आप जाति जनगणना करवा लीजिए, वो भी आप मांग कर रहे हैं। आप ऐसी मांग कीजिए ना, आप शर्त किस बात की रखते हो? सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की, आपने इनसे क्या शर्त की थी? जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में आपने शर्त रखी थी या नहीं रखी थी? आपने एक बार भी बोला कि मैंने ये शर्त रखी थी? आप बताइए। आप स्टेटमेंट अपने दे रहे हो कि मैं कांग्रेस से शर्त रखेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे तो आपने कितनी शर्तें रखी? आप बताइए। अब दूसरी भाई साहब मैं आपको बात बता दूं आपको कि जितने भी आप सामाजिक संगठन की बात करते हो, सामाजिक संगठन लगभग उत्तर भारत के अंदर हजारों बने हुए हैं। हजारों संगठन ऐसे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हजारों संगठन जो जनता के हित की बात करे, सिर्फ अपनी लॉलीपॉप लेने के लिए, 1-2 सीट पर बात करने के लिए सिर्फ ये करेंगे, इसके बाद में अपने घर बैठ जाएंगे। इस चाहे वो हारे या जीते नहीं है, लेकिन जनता के लिए वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। भाई साहब आज मैं
गया था, ये क्या नाम है, जहाँ बाढ़ आ गई है क्षेत्र में, मैं गया था भ्रमण करने के लिए, तो ठीक है देखा भैया, वहाँ चलिए, धन्यवाद पलट जी। गया, पूरी डीएपी भाई साहब की पलट गई। बहुत अच्छी बात है बहुत नुकसान कि हुआ कांग्रेस भारत को जोड़ने की बात कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है और इनका साथ देने जा रहे हैं योगेंद्र यादव जी। लेकिन आपको जो सिविल सोसाइटीज का ये साथ देना चाह रहे हैं, इन्होंने करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन खड़ा किया था और उस आंदोलन के फलस्वरूप केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और उन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली और उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में काम किया था। और इस समय दिल्ली में आपकी क्या हालत है और करप्शन के खिलाफ चलते चलते करप्शन में कब डूब गए ये पता ही नहीं चला। और मैं कांग्रेस के साथियों को विनम्र एक सलाह और देना चाहूंगी कि भारत को तो बाद में जोड़े, पहले अपनी पार्टी को जोड़ लें। गुलाम नबी आजाद जी छोड़ रहे हैं, आनंद शर्मा जो छोड़ रहे हैं, सब जो इधर इधर भाग रहे हैं, कपिल सिब्बल जी, और ये सब पहले इनको जोड़ें। जब ये सब जुड़ जाएंगे तो कांग्रेस को किसी यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमको भी एक मजबूत विपक्ष मिलेगा। और ये हम भी चाहते हैं कि एक पक्ष मजबूत होना चाहिए, जैसा कि हमारे नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि अगर कांग्रेस हमारा मजबूत विपक्ष है, कमजोर होता है, कांग्रेस अगर कमजोर होती है तो इससे क्षेत्रीय दल बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं मतलब सरकार में ये सुचारू रूप से चलाने के लिए ये उचित नहीं होता है। तो मजबूत विपक्ष की हमको भी आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस को मेरी ये जो सलाह है ये काम आना चाहिए। और दूसरी बात, योगेंद्र जी जिनका जिनका आपने नाम लिया है, इन सबका इतिहास देखने लायक है और इन्होंने भारत को जोड़ने के लिए जितने महान कार्य किए हैं वो भी मैं जरूरी नहीं है कि मैं उनका यहाँ पर उल्लेख करूं। और ये जो यात्रा शुरू होगी ये श्री प्रेम बदूर से शुरू होगी, वहां पर श्री राजीव गांधी जी की समाधि पर राहुल जी फूल माला अर्पित करेंगे, ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता है पार्टी पर। और जो पार्टी का सबसे ज्वलंत मुद्दा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिवारवाद, इस सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सिर्फ बीजेपी को इंगित करने के लिए या 2024 के चुनाव को लक्ष्य करके, ठीक है, हर पार्टी करती है, हर राजनीतिक पार्टी करती है, वो ठीक है, लेकिन जब तक अपनी मूलभूत समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस के उसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और राहुल जी ध्यान लगाएंगे, कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, मतलब इन सब चीजों को बजाय इसको करने के मूल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। जो ये नफरत जोड़ो भारत जोड़ो, तो ये इसके स्लोगन से ही स्पष्ट है। और कांग्रेस ने तो हमेशा देश को जोड़ने की बात करी है, एकता और अखंडता की बात करी है। और ये कांग्रेस का जो अभियान है ये तो कांग्रेस के इतिहास का हिस्सा भी रहा है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तमाम ऐसी पदयात्राएं निकाली थी, तो ये कोई पहली बार ऐसी पदयात्रा नहीं है। लेकिन इसमें सबसे जो मुख्य बात ये है कि योगेंद्र यादव जी हों या और कई लोग हैं जिन्होंने उस समय कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन में अपना सक्रिय सहयोग किया था और कांग्रेस के खिलाफ किया था। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज योगेंद्र यादव हो या 150 से सिविल सोसाइटीज हो, आज इनका भाजपा से मोहभंग हो गया। जिस उम्मीद के साथ इन्होंने ये सोचा था कि भाजपा जिस तरीके से वादे कर रही है, जिस तरीके से भाषण दे रही है, इससे कुछ बुनियादी देश में परिवर्तन आएंगे, लेकिन आज इन सिविल सोसाइटीज का या आम आदमी देश का मायूस है कि जिस तरीके से भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से विभाजनकारी जो इनकी नीतियां हैं, 80-20 की जो इनकी बातें हैं, इससे देश में एक जो सामाजिक ताना बाना था 70 सालों में बना हुआ, वो भाजपा ने छिन्न भिन्न किया है। तो आज अर्थव्यवस्था हमारी पाताल में आ रही है, सामाजिक ताना बाना हमारा छिन्न भिन्न हो गया है, राजनीतिक रूप से हम पूरी दुनिया हैं। आज इन्हीं आर्थिक सामाजिक को लेके पदयात्रा आम आदमी से जोड़ने के लिए
और इसका जो पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों के बीच जाके उनको बताएंगे किस तरीके से इन 8 सालों में देश का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हुआ है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी छिन्न भिन्न हुई है, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। इन सब चीजों को जिनको हम लेके जनता के बीच जाएंगे और जनता को जागरूक करने का इन मुद्दों पे काम करेंगे। इसलिए इस पदयात्रा को, ये 3700 किलोमीटर लंबी यात्रा है और करीब 14 राज्यों से होकर निकलेगी। आपने बताया ये पहले से तय हो चुका है, लेकिन ये जानिए कि इस पदयात्रा के बहुत दूरगामी परिणाम निकलेंगे, बहुत। और इस पदयात्रा का फैसला बहुत ही सामयिक है। आज देखिए देश में जिस जीत हार की बात आप छोड़ दीजिए, ये तो प्रजातंत्र है ये, और जीत हार एक अलग इशू हो गया। लेकिन आज अगर आप देखिए हमारे भाजपा के साथी भी जब 15 दिन में बाजार में देखते होंगे, हर 15 दिन में चीजों के दाम किस तरह बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको मजबूरी में डिबेट में कहना पड़ता है, लेकिन ये तो जानते होंगे कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है, किस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है। कल को उनके बच्चे भी आएंगे तो वो किसकी गुलामी करेंगे? उनके चंद मित्रों की, जिनको सब कुछ दिया जा रहा है, पूरा देश जिनको दिया जा रहा है, उनके बच्चे भी करेंगे, वो भी उससे अलग नहीं रहेंगे। इस बात को हमारे भाजपा के साथी भी जानते हैं, लेकिन वो पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए इन बातों को वो किनारे करके बात कर रहे हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेके कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है और जनता के बीच में जाके जनता को जागरूक करेगी। जनता इसके लिए तैयार बैठी है। सिर्फ जनता चाहती है कि कांग्रेस उनके पास आए, उनकी बात को, जो जनता की बात है वो कांग्रेस करने जा रही है। तो ये सुर में सुर मिलेंगे और इसके निश्चय ही परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। और जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन जनता को एक विकल्प, जो जिस तरीके की भाजपा से ये फैलाया जाता है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इस तरह की अफवाहें भी, इनको भी इन पे विराम लगेगा। और जहां तक हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं अपना घर देखने की, तो आप देखिए जब 14 में आपके कितने सहयोगी थे, अब कितने आपके सहयोगी रह गए हैं। नीतीश जी ने जो काम किया है वो आगे और दूसरे राज्यों में होने वाला है, वो भी साथ छोड़ने वाले आपका हैं। तो ये आप देखिए, पहले अपना घर देखिए, दूसरे को सलाह मत दीजिए। जो जरूरी जनता ने जिन मुद्दों पे आपको चुना था, महंगाई कम करिए और युवाओं को राहत दीजिए। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की लागत घटाइए, आमदनी बढ़ाइए उनकी। दूसरी आपने बात कही, राहुल जी कभी ध्यान न लगाएं, अपनी पार्टी पे ध्यान दें। देखिए वो ध्यान तो अगर न लगाते होते तो ईडी में जिस तरीके से उनको 20-20 घंटे बैठा के सवाल जवाब किया है, अधिकारियों ने माना कि हम थक गए सवाल पूछते पूछते, लेकिन राहुल जी पे चेहरे पे सिकन नहीं आई। तो उन्होंने कहा ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, ये हम ध्यान लगाते थे, उसकी ताकत है ये। तो आज अगर आप जनेऊ पहन लें तो आप ठीक है, हम अगर जनेऊ पहनना, वो भी हम भाजपा से प्रमाण पत्र लें कि हम जनेऊ पहने कि ना पहने। अगर मंदिर जाते हैं तो चुनाव के लिए जाते हैं, अगर मोदी जी कुंभ नहाते हैं, योगी जी नहाते हैं, तो अर्ध कुंभ को कुंभ बता सकते हैं, वो ठीक है। तो इस तरीके की ये बातें सिर्फ लोगों को, देश की जनता को गुमराह करने के लिए हैं। आपने आजादी के समय भी गुमराह किया, आजादी की लड़ाई में आप शरीक नहीं हुए और आजादी के बाद भी आप उसमें शरीक नहीं हुए। तो आपने कहा नकली आजादी है, 50 साल तक झंडा नहीं फहराया। तो आपकी ये विभाजनकारी बातों के खिलाफ जनता गुमराह होकर आपको बैठाया, लेकिन उसके बाद जनता जिस तरह से मायूस हुई है, तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि ये पदयात्राएं करें। और इतना लंबा रूट होने का है, पदयात्रा का मकसद यही है कि हम जनता के बीच जाके कोई बड़ी रैली जनसभा नहीं करेंगे, वहां पे हम जगह जगह पे रुक के उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पे जागरूक करेंगे कि कल को आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली है, सरकार जिस तरीके से सब बेच रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे आम हमारे बच्चे, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बराबर बिगड़ रही है, उस तरीके से आने वाले दिनों में देश पे जिस तरीके से 8 सालों में कर्जा दुगना हो गया है, 53 लाख करोड़ से 123 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इन सब बातों को हम जाके बताएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। और सिविल सोसाइटीज का साथ होना ये बहुत ही सामयिक है। आज सिविल सोसाइटीज के लोग जो चाहते हैं, वो भाजपा की नीतियों से खुश नहीं है,
लेकिन वो पार्टी विशेष से जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो आज वो लोग हमारे साथ हैं जो जनता की ये जन विरोधी नीतियों के कारण परेशान है। आज जो ये सिविल सोसाइटीज के लोग वो हमारे साथ जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी कांग्रेस की एक उपलब्धि है और इसके नतीजे 2024 में निश्चय ही जन आकांक्षाओं के अनुरूप आएंगे और परिवर्तन होगा। जी बोलिए। हाँ बोलिए भाई साहब। देखिए भाई साहब ने कहा हमेशा की तरह वही गलत आंकड़े अपने दिए। भाई साहब ने तो जो पुस्तक पढ़ ली है उसको कभी रिवाइज करना ही नहीं चाहते हैं। कहाँ देश का कर्जा बढ़ रहा है, आंकड़े लेके आइए भाई साहब, तब बताइए। गलत बातें मत बताया करें आप। और दूसरी बात आपने कहा कि भाई साहब सुन लीजिए, आप लोग सबसे ज्यादा टाइम आप बोलते हैं और फिर आप सुनते भी नहीं है। सुनिए अब आप मैं जवाब दे रही हूँ, सुनिए आप। कि आपने कहा कि हम अपने दोस्तों को बेचे दे रहे हैं, हमारे बच्चे गुलामी करेंगे। ये आपके काल में हो चुका है। सैम पित्रोदा, जगदीश टाइटलर जो राजीव गांधी जी के नवरत्न थे, वो उनके दोस्त थे और उन्हीं के हिसाब से सरकार चलती थी। आप इसके हैबिचुअल हैं, आपको पता है कि कैसे क्या करना है। और आपने एक बात और, लेकिन भाई साहब जब आदमी बोलता है ना तो उसके मुंह से सच निकल जाता है। आपने बताया कि बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त होकर आपको चुना गया था। हमको तो इसीलिए चुना गया था ना, तो आपने बेरोजगारी और महंगाई दूर क्यों नहीं कर दी? आप पूरी दूर कर देते तो हमारी जरूरत ही क्या पड़ती? बार बार वही बातें कि हम जो है ऐसा कह रहे हैं, कर रहे हैं। हम कह कुछ नहीं रहे भाई साहब, हम करके दिखा रहे हैं। और राहुल जी बहुत अच्छा ध्यान लगा रहे हैं और ईडी के सामने जबरदस्त ध्यान लगाया। मतलब ध्यान लगाने की भी जगह कितनी अच्छी थी, ईडी का मुख्यालय, वाह वाह। और जब मोदी जी गए थे तब राहुल जी ने ईडी के सवालों का जवाब ध्यान लगा के दिया। ये आप लोगों के लिए गौरव का विषय होगा, लेकिन राहुल गांधी ईडी कार्यालय में गए, ये एक शर्म का विषय है भाई साहब। ये आप गौरव कर सकते हैं क्योंकि आप कांग्रेस के हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लोगों को पार्टी लाइन के अनुरूप बोल रहे हैं, तो आपको तो पार्टी के अनुरूप बोलना ही बोलना है, चाहे जितना भी गलत हो चुका हो। और आपने कहा कि बीजेपी के लोगों ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। भाई साहब ये आज वाली कांग्रेस नहीं थी, उस समय कांग्रेस थी। हमारी बीजेपी तो सन 80 में बनी है, तो स्वतंत्रता संग्राम में कैसे भाग ले लेती? पहले तो एक ही कांग्रेस होती थी ना, सब उसी में होते थे। भाई साहब देखिए, हमारी भाजपा की वरिष्ठ साथी ने कहा कि साहब ईडी के ऑफिस में जाना शर्म का विषय। क्या कानून का, संविधान का, लोकतंत्र का पालन अगर हमारे नेता ने किया है तो उसने क्या साहब गुनाह किया है? 10 बार बुलाएगी अगर सीबीआई, ईडी, इंटेलिजेंस, एलआईयू तो 10 बार जाएंगे। ना भगौड़े हैं, ना देशद्रोह है, ना गद्दार है। दूसरी चीज आपने तो फिर कहा, धरना क्यों दिया था? जब बहुत अच्छी बात थी, प्रियंका गांधी सड़क पे क्यों बैठ गई थी? सुन लीजिए। आप लोग सुनते कोई बात? सुन तो लीजिए भाई, ईडी किस तरीके से काम कर रही है आप बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी। और दूसरी चीज आपने कहा रोजगार की बात। अभी हमारे कांग्रेस के साथी के ऊपर आपने आरोप लगाया कि साहब नौकरियां जब आपने नहीं दे पाई तभी तो हमें चुना। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है हमारे अंदर गलतियां रही, लेकिन क्या सत्ता में आने से पहले 2014 के घोषणा पत्र में माननीय मोदी जी ने या भाजपा ने यह स्वीकार किया था कि प्राइवेटाइजेशन हम करेंगे साहब? बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। आज आर्मी के अंदर साहब क्या स्थिति आप लोगों ने पैदा की है? इतनी बुरी स्थिति है कि साहब 300 लड़के दौड़ाए जा रहे हैं कि उन्हें, और 10-10, 5-5 लड़के निकल रहे हैं साहब, उन्हें टाइम भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक खाना पूर्ति है। ये कैसा प्रश्न है भाई साहब? लड़के दौड़ रहे हैं, अग्निवीर आप लोग ने विरोध किया, बच्चे तैयार हैं, आप देख लीजिए यहीं फर्रुखाबाद में। सुन तो लीजिए, ये जो युवा जो दौड़ रहा है मैडम, देखना बंद करें। ये जो युवा दौड़ रहा है साहब, ये जवाब देगा। ये इसे 2014 के बाद जो साहब गुमराह किया गया, ये आने वाले 2024 में पूरी तरीके जवाब देगा। और आप लोग जो 150 जो सिविल सोसाइटीज हैं, ये इतना बड़ा जनसैलाब है कि 2024 में नहीं रुकेगा। मान्यवर आप बेकार में सिविल सोसाइटीज का उदाहरण मत दीजिए। कांग्रेस अब सिविल सोसाइटीज के आड़ में छुप के कुछ कर नहीं पाएगी। आपके दल ने 2014 में देने की किस सोसाइटी के पीछे छुप के साहब हमला करवाया था? 2014 में साहब यही लोग थे, हमारी सरकार का विरोध कर रहे थे। हमने तो नहीं साहब विरोध किया था, हमने तो
पूरी तरीके से हमारी सरकार ने साहब स्वतंत्रता दी थी साहब, आंदोलन हुए थे साहब। खिलाफ थे, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी उस समय। आज वो आपके तो बहुत प्यारे लग रहे हैं आज आपको। इन्हीं बाबा रामदेव बेचारे भागे थे महिलापुर बहन के। उस समय इन्हीं योगेंद्र यादव ने अगर हमारी गवर्नमेंट की बुराई या विरोध किया था तो साहब हमने रोका नहीं था, हमने विरोधियों को साहब रोका नहीं था, पूरा सम्मान दिया, पूरी जगह दी, जहां चाहा वहां आंदोलन किया साहब इन्होंने। प्रगति मैदान से हमने रोका, हमने कीलें नहीं लगाई थी, हमने मान्यवर कीलें नहीं लगाई थी, हमने रोका नहीं था। किसान आंदोलन जैसा कुछ ला गया साहब, हमने वो नहीं किया था। हमने रामलीला मैदान में साहब इन लोगों को साहब विरोध करने का मौका दिया था। अगर हमारे अंदर कमियां रही, अगर हमारी दल में या हमारी पार्टी में कमियां नहीं थी तो विरोध करने का विपक्ष को पूरा मौका दिया गया साहब, उन्हें कीले लगा के रोका नहीं गया। इस सरकार ने साहब कीले लगा के रोकने का काम किया। समाप्त करिए, समापन अब नहीं बोले। हाँ विवेक जी बोलिए। देखिए 2 मिनट में खत्म करिए। हाँ, भाजपा के साथी हमेशा की तरीके से वही कुतर्क वाली बातें जिनका कोई वो नहीं है। ईडी के ऑफिस में राहुल जी ध्यान लगाने नहीं गए थे। मैंने ये कहा था कि अधिकारी ने कहा कि हम थक गए हैं, लेकिन राहुल जी नहीं थके, तो उन्होंने कहा कि हम विपासना करते हैं। ये ध्यान लगाने नहीं गए थे, इसको गुमराह मत करिए आप लोग। दूसरी बात, आपने करी महंगाई, अगर हमने कम करी होती तो हम क्यों आते। देखिए आप तो झूठे वादे करके आए। आपने कहा था 35 रुपए लीटर हम पेट्रोल बिकवाएंगे, 400 रुपए का सिलेंडर और हम कम करेंगे। आप ये कह के झूठे वादे करके सत्ता में आप आए। आप उसके लिए नहीं आए, जनता को आपने गुमराह किया। सुन लीजिए, आपने आजादी की, सुनिए, आपने सुन लीजिए, आपने आजादी की बात की। सन 80 में भाजपा गठन हुआ। सुन लीजिए, आजादी की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, तो आजादी की लड़ाई में जनसंघ नहीं, भाजपा नहीं थी, सन 80 में बनी। आपकी बात सही है, लेकिन फिर गुमराह मत करिए। आपका जो मेन संगठन है आरएसएस, वो उस समय था जिसने कहा था भगवा झंडा होना चाहिए। ये नकली आजादी है, 50 साल झंडा नहीं फहराया। और सुनिए कि आपने मूर्ति लगवाई है, ये सरदार ने आरएसएस की इन्हीं विभाजनकारी बातों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। और जब श्वेता जी प्रतिबंध हटाया पटेल जी ने, तो गृह मंत्री ने तो क्या कहा था, शर्त क्या थी आप बताइए हमें। जब सरदार पटेल ने, गृह मंत्री ने आरएसएस से प्रतिबंध हटाया तो उन्होंने शर्त क्या रखी बताइए आप। आपको मालूम है क्या शर्त? जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री आप हमसे बताइए, आप अगर देशभक्त हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, तो हमें ये बताइए कि पटेल जी ने प्रतिबंध हटाते समय आरएसएस किसका कहा था। आप राष्ट्रभक्त हैं, इसका बताइए हमें कि क्या पटेल जी ने शर्त रखी थी तब प्रतिबंध हटाया था। बताइए हमें, आप पहले जवाब दीजिए। पटेल जी ने क्या शर्त बताइए। भाई साहब सिर्फ एक सेकंड देखिए साहब, जिनकी मूर्ति आपने लगवाई उन्हीं ने प्रतिबंध लगाया आरएसएस पे, और जब हटाया तो शर्त क्या रखी थी ये आप बताइए हमें। आप पहले रखी थी कि हम झंडा करेंगे, आप तिरंगा का सम्मान करेंगे। ये आज के बुलेटिन के इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शनिवार को फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम।